हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी रूट। इसके अंदर मैं आपको जो है पॉलिटिकल साइंस क्लास 12th सिलेबस और के अकॉर्डिंग जो नया सेशन है 21 to 22 उसके बारे में पूरा मैं कराऊंगा आपको। जैसे हमारा पॉलिटिकल साइंस है, इसके अंदर हमारा जो है फर्स्ट चैप्टर होगा। जो फर्स्ट चैप्टर हमारा इससे पहले का जो सेशन था उसके अंदर हमारे चैप्टर का नाम थोड़ा सा अलग था। वो था हमारा शीत युद्ध का दौर। और इस सेशन के अंदर हमारा जो आ गया है उसके अंदर एक चीज और ऐड हो गया, सिर्फ नाम ऐड हुआ है, बाकी कंटेंट ऐड नहीं हुआ। ये कंटेंट हमारा पहले से ही है जिसका नाम है गुट निरपेक्षता आंदोलन। तो अब इसके अंदर मैं आपको ये बताता हूं कि शीत युद्ध ये क्या होता है। जैसे इसके नाम से पता चल रहा है, शीत युद्ध का मतलब ये होता है, शीत मीन्स होता है ठंडा या फिर ठंड का एक टाइम होता है। लेकिन यहाँ पे किसी मौसम के रिगार्डिंग हम बात नहीं करेंगे। इसके अंदर हम स्पेसिफिक जो बात करने वाले हैं वो ये बात करेंगे कि किस प्रकार से यहाँ पर जो है एक वैचारिक मतभेद कैसे पनपे महाशक्तियों के अंदर, और कैसे महाशक्तियों ने एक दूसरे के प्रति अपना जो रवैया अपनाया वो हम देखेंगे। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा जो ये शीत युद्ध की जो शुरुआत हमारी होती है, शीत युद्ध, कोई भी जब हम युद्ध की बात करते हैं तो वो युद्ध कभी भी डायरेक्ट स्टार्ट नहीं होता है। उस युद्ध के पीछे कोई ना कोई ऐसी एक वजह होती है कि जब वो युद्ध को एक जन्म देती है। तो ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर भी कुछ ऐसी वजह है जिनके बारे में हम बात करेंगे। यहाँ पे जैसे ये हमारे कई सारे पॉइंट लिखे हुए हैं, चैप्टर के बेस पर जितने पॉइंट बनते हैं वो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। इन सभी को मैं भी शॉर्ट में एट अ ग्लैंस के अंदर बताऊंगा आपको। फिर नेक्स्ट वीडियो जो हमारी आती रहेंगी हर एक पॉइंट को मैं आपको जो है एक्सप्लेन करके बताऊंगा। फिर तो जैसे पहला हमारा जो इसके अंदर टॉपिक है ये है द्वितीय विश्व युद्ध, मैंने लिखा हुआ इसके अंदर। तो जैसे मैंने अभी कहा कि युद्ध की कोई शुरुआत जो होती है वो तुरंत नहीं होती, कुछ ना कुछ उसके पीछे वजह होती है। तो इसकी भी एक वजह ये रही है कि इससे पहले जो है, देखिए आपसे मैंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर लिखा हुआ है, तो इससे पहले पहला भी हुआ होगा। तो हाँ बिल्कुल पहला भी हुआ युद्ध। उस युद्ध का नाम था प्रथम विश्व युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध, इसका जो समय काल था ये था 1914 टू 18। ये 1914 से लेकर 1918 तक चला था। अब क्या है कि इसके बाद ही जब युद्ध का एक जन्म हुआ तो महाशक्तियों ने ये देखा, और बाकी जो इसके पीछे ऐसा जरूरी तो है नहीं कि बाकी जो जितने विश्व के अंदर जितने भी देश हो सारी महाशक्ति हैं, ऐसा कुछ नहीं था। तो कुछ जो थे, लेकिन उनको भयानक एक संकट का आगाज हो गया था कि अब लगता है कि विश्व खतरे में आ सकता है, क्योंकि उन लोगों ने युद्ध की एक पहल कर दी थी। इस कारण से क्या किया गया कि जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ तो इसको रोकने के लिए लीग ऑफ नेशंस का गठन हुआ। लीग ऑफ नेशंस मतलब वो था राष्ट्र संघ। यह था राष्ट्र संघ। अब इसके अंदर क्या हुआ, जो राष्ट्र संघ था इसका गठन तो ये हुआ कि किस प्रकार से विश्व स्तर पर शांति व्यवस्था को बनाया जा सके, मतलब कि आगामी समय के अंदर कोई भी विश्व आधार पर कोई युद्ध ना हो। क्योंकि अधिकतर उस समय पे जो देश थे वो महाशक्तियों के वो उपनिवेश हुआ करते थे। जैसे हम एशिया की बात कर लेते हैं और बाकी फ्रांस की बात करते थे, इनके अंदर जो अधिकतर देश थे ये सभी जो है ये औपनिवेशिक शक्तियां, अर्थात अभी उसके बारे में बात करते हैं कि इनके गुलाम रहे थे हम। अब जो राष्ट्र संघ था, राष्ट्र संघ का एक रोल तो बना दिया गया, लेकिन ये जो है युद्ध विश्व आधार पर शांति व्यवस्था कायम करने में असफल रहा। इसलिए फिर क्या हुआ, इसी का परिणाम क्या, जब असफल रहा तो यहां पर क्या हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध हो गया। ये द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, इसका समयकाल 1939 टू 1945 तक चला था ये। अब शीत युद्ध के अंदर जो एक सबसे बड़ा रोल माना जाता है वो द्वितीय विश्व युद्ध का ही माना जाता है। इसके अंदर ये हुआ कि प्रमुख शक्तियां थी, वो शक्तियां इस आधार पर थी, एक थे मित्र राष्ट्र शक्तियां और दूसरी थी धुरी शक्तियां, या उसे धुरी राष्ट्र शक्तियां भी हम कह सकते हैं।
मित्र राष्ट्र शक्तियों के अंदर हमारा आता है, कौन कौन से थे वो? यूएसए मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका, फिर ग्रेट ब्रिटेन, फिर यूएसए, ब्रिटेन, फ्रांस, और ये जो लास्ट है वो था, कुछ हद तक रोल माना जाता है चाइना का ही माना जाता है। तो ये प्रमुख शक्तियां उसके अंदर महाशक्ति के रूप में उभर कर सामने आए थे। अब उसके बाद जो ध्रुवीय शक्तियां हैं वो कौन कौन सी हैं? जर्मनी, जापान और इटली। ये सभी थे। मैं यहां पर इसका नाम लिख देता हूं। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, और एक इंपॉर्टेंट जो रोल था वो था रूस नहीं, हम सोवियत संघ का लिखते हैं, सोवियत संघ, सोवियत संघ ये नाम है। अब इसके बाद क्या हुआ? ये प्रमुख मित्र राष्ट्र और ध्रुवीय राष्ट्र आपस में इनकी एक लड़ाई थी द्वितीय विश्व युद्ध के अंदर। अब देखा जाए तो इसका जो परिणाम निकल के आया, इसी का ही सीधा एक जो है नकारात्मक परिणाम ही कह सकते हैं, सकारात्मक तो उसको हम कह नहीं सकते, क्योंकि इसी की नकारात्मक जो जन्म एक हुआ वो शीत युद्ध का हुआ। वो किस प्रकार से इसका जन्म हुआ अगली वीडियो में उसको हम एक एक्सप्लेन में डिस्कस करेंगे। तो इसके बाद जो हुआ क्या है कि इसका जो शीत युद्ध हुआ, शीत युद्ध का एक जो समय काल माना जाता है वो समय काल इसके द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद ही माना जाता है। मतलब 45 के बाद ही इसका जो है समय काल माना जाता है। इसके अंदर ये देखा गया कि प्रमुख शक्तियों का उदय हुआ। ये प्रमुख शक्तियां कौन कौन सी थी? कि एक अमेरिका और दूसरा है सोवियत संघ। अमेरिका और सोवियत संघ, इनका जन्म हुआ। कि इन दोनों ने क्या किया था कि अब देखो यहां पर जो है किस प्रकार से इन शक्तियों का पतन हुआ, किस प्रकार से वो हम आगे डिस्कस करेंगे। थोड़ा वीडियो लंबा बन जाएगा, इसलिए मैं यहाँ पर मेन रूप से थोड़ा मैं बताना चाहूंगा आपको बस। तो एक अमेरिका और दूसरा सोवियत संघ, ये दोनों शक्ति ही बच गए। और बाकी यहाँ पे क्या किया, इन प्रमुख शक्तियों ने इनके बाद ही जो जन्म होता है वही होता है शीत युद्ध का जन्म। ये समय काल ये हुआ कि अब जो लड़ाई अब चलने लगी आगे, ये किसका है? एक सोवियत संघ और अमेरिका के मध्य में ये लड़ाई चलने लगी। इन दोनों महाशक्तियों ने अब अथक ये प्रयास किया कि किस प्रकार से पूरे विश्व को हम एक ध्रुवीय बनाएं। एक ध्रुवीय का अर्थ मतलब यह है कि किस प्रकार से पूरे विश्व के ऊपर अपना एक आधिपत्य कायम करें। या तो हम अपनी एक विचारधारा, अमेरिका की विचारधारा का आधिपत्य कायम करें, फिर सोवियत संघ की विचारधारा का आधिपत्य कायम करें। आधिपत्य में मतलब होता है अपना पूरा तरह से एक वर्चस्व को कायम करना, अपना पूरा एक रुतबा, अपना पूरा एक मतलब कि पूरे विश्व को अपनी तरफ मिला लेना। किस प्रकार से उसको मिलाया जा सकता है? तो इनकी विचारधाराएं जो थी वो अमेरिका की क्या है, वो विचारधारा थी पूंजीवादी, और जो सोवियत संघ की विचारधारा है वो थी साम्यवादी विचारधारा। तो ये दोनों एक विचारधाराओं की आपसी की जो एक लड़ाई थी, इसी को ही कहा जाता है शीत युद्ध। अब इस युद्ध के अंदर जो इसका एक प्रारंभ काल मैंने बता दिया आपको, 1945 के बाद ही इसका प्रारंभ हो गया था। और इसका प्रमुख कारण क्या रहा कि एक पूरे विश्व को एक ध्रुवीय बनाना, मतलब कि कैसे हम उसको बना सकते हैं इस कारण से, और पूरे विश्व के ऊपर कैसे हम अपना वर्चस्व कायम कर सकते हैं, इस आधार पर इसको देखा गया था। अब आता है इसका वास्तविक स्वरूप। वास्तविक स्वरूप जो है इसका, ये क्या है? वैचारिक का एक लड़ाई थी, वैचारिक मतभेद थे ये, जिसके अंदर अधिकतर मात्रा में हथियारों को इकट्ठा किया गया, परंतु उन हथियारों का उनका इस्तेमाल नहीं किया गया। सिर्फ एक वैचारिक जद्दोजहद थी बस वो। अगले पॉइंट पर आते हैं। अब यहाँ पर अगला पॉइंट हमारा बर्लिन की दीवार। बर्लिन की दीवार जो था प्रमुख एक मुद्दा इनका बना हुआ था। उस समय पे क्या हुआ था, जैसे हमने महाशक्तियों के बारे में बात किया, जो मित्र राष्ट्रों में से थे कौन कौन से थे? वो अमेरिका, सोवियत संघ, फ्रांस, और ये प्रमुख थोड़ा बहुत रोल माना जाता है चाइना का भी। तो उस टाइम पर जर्मनी जो है दो भागों में बट गया। एक हो गया जर्मनी जो भाग था, मानते हैं पूर्वी जर्मनी था एक, और दूसरा था पश्चिमी जर्मनी। जो पूर्वी जर्मनी था
इसके ऊपर सोवियत संघ का वर्चस्व था। सोवियत संघ अर्थात साम्यवादी व्यवस्था आ गई थी, और जो पश्चिमी जर्मनी है इसके ऊपर संयुक्त राज्य अमेरिका, जो पूंजीवादी विचारधारा, इसका वर्चस्व था। मतलब कि जो ये बर्लिन है, बर्लिन क्या है कि बर्लिन जर्मनी की राजधानी है, तो इनको जो है बराबर भागों में, आधा जर्मनी इस तरफ आ गया जो पूंजीवादी समर्थक था, आधा जो है जर्मनी वो जो है पूर्व तरफ का वो साम्यवादी समर्थक में आ गया। अर्थात इनकी जो अधिकतर जनसंख्या थी ये इधर का इनका साथ दे रही पूंजीवाद का, और वो साम्यवाद का साथ दे रही थी। तो इस कारण से हम बर्लिन को जो है ये बर्लिन दीवार बनाई गई, और इनकी जो है ये वैचारिक लड़ाई लगातार चलती रही। तो बर्लिन दीवार का जो गठन किया गया था 61 के अंदर किया गया था, 1961 के अंदर। फिर अगला पॉइंट हमारा आता है क्यूबा मिसाइल संकट। क्यूबा मिसाइल संकट क्या था? देखो कि जो एक मतलब कि अर्थात ये इसका ये मतलब होता है कि जो कोई भी एक अगर वैचारिक लड़ाई या कोई शारीरिक लड़ाई भी अगर होती है, तो जब कहीं ना कहीं से उस चीज का प्रभाव पड़ता है या कहीं से उसे लगता है कि अब मेरी शक्ति मजबूत बहुत ज्यादा हो चुकी है, तभी कोई भी एक लड़ाई का जन्म होता है। अर्थात शक्ति का एक महत्व, शक्ति का महत्व क्या होता है? या तो आपके पास संसाधन अधिकतर मात्रा में होता है तब आपकी शक्ति मजबूत होती है, या फिर एक मसल पावर आपके पास है, मैन पावर आपके पास है। तो ये सारी इस कारण से जो है कोई भी एक शक्ति का जन्म होता है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर जो कुछ यहाँ पर ये प्रमुख जो महाशक्ति इनके साथ छोटे छोटे जो देश थे वो उनको पूरी तरह से सपोर्ट कर रहे थे। उन छोटे देशों में जैसे कि यहाँ पर हम क्यूबा की बात कर रहे हैं। अब क्यूबा जो है कि एक अमेरिका से सटा हुआ एक छोटा सा एक आइलैंड है। क्यूबा मतलब अमेरिका से सटा हुआ, अमेरिका के साथ ही एक अटैचमेंट है उसका, लेकिन क्या है उसका भौगोलिक स्तर उसका अटैचमेंट है, लेकिन देखा जाए तो उसकी जो विचारधारा थी वो किसके समर्थन में थी? वो थी सोवियत संघ के समर्थन में थी। अब ये चीजें, इस चीजों को फायदा उठाने के लिए सोवियत संघ ने क्या किया था उस टाइम पर कि अमेरिका के खिलाफ एक साजिश रचने के लिए उसने क्यूबा का सहारा लिया। कि क्यूबा जब उसकी एक जमीन से सटा हुआ है तो हम ये कर सकते हैं कि क्यूबा के अंदर मिसाइलें तैनात कर दें और इसका जो है लाभ हमें मिल जाएगा। तो अब क्या किया गया कि अमेरिका, उस समय पर अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे उनका नाम था जॉन एफ कैनेडी। अमेरिकी राष्ट्रपति थे वो जॉन एफ कैनेडी। तो अब लेकिन सोवियत संघ था, अब सोवियत संघ ने इस बात का फायदा उठा करके कि जो समुद्री रास्ते थे, समुद्री रास्तों से सीधा सीधा जो है यहां पर ला करके, यहां से एक सटा हुआ आइलैंड क्यूबा है, यहां पर अपने जंगी जहाजी बेड़ों को इसने प्लान कर दिया और मिसाइलें तैनात कर दी जो बहुत घातक हथियार। अब इस कारण से पूरा विश्व एक जो है खतरे की स्थिति में आने वाला था, जो आभास पहले से हो गया। और उसके बाद जो अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी थे, इन्होंने क्या किया, सोवियत संघ को सख्त हिदायत दी और उन्हें ये कहा कि अपने जो है इन सभी को हटाओ और नहीं तो फिर इसके प्रति हम अलग अपना रुख रवैया अपनाएंगे। फिर कैसे हटाया गया वो सारी बातें हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी एक जो मोटा मोटा ओवरव्यू है वो हम देख लेते हैं। फिर अगला पॉइंट हमारा आता है महाशक्तियां और छोटे देश। जैसे अभी हमने देखा कि किस प्रकार से जो छोटे देश है वो समझो एक जैसे क्यूबा है, क्यूबा एक छोटा देश है जो समर्थन कर रहा है सोवियत संघ का, और जो महाशक्तियां होती है वो इनका सहारा क्यों लेती थी। बस यहाँ पर आपको उसका एक इम्पैक्ट देखने को मिला कि किस प्रकार से यहाँ पर जो है अमेरिका ने इसको जो है सख्त हिदायत दी और कैसे सोवियत संघ ने उसका सहारा लिया, ये देखने को मिला। फिर आगे सोवियत संघ और वार्सा पैक्ट। इससे पहले एक और चीज बताना चाहूंगा मैं, जैसे कि यहाँ पर अपनी अपनी शक्ति को मजबूत करने के लिए यहाँ पर जो प्रमुख महाशक्तियों ने अपना एक सैन्य गठबंधन बनाया था, जो उनकी मेजोरिटी के साथ होते थे, वो सैन्य गठबंधन हुआ था उनका। जैसे वो था जैसे अमेरिका है, अमेरिका के प्रमुख संगठन क्या थे, सैनिक संगठन, और उसके बाद सोवियत संघ क्या थे। अमेरिका के कुछ सैनिक संगठनों में से जैसे नाटो है, फिर है सीटो है, सेंटो, ये प्रमुख संगठन, जैसे नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन और ये साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन,
फिर उसके बाद ये सेंट्रो है, ये है सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये सभी है, इनका गठन जो हुआ था ये लगभग हुआ 1949, ये हुआ 1945, देन सेंट्रो 1955 के अंदर हुआ था इनका गठन। फिर उसके बाद बचा सोवियत संघ। सोवियत संघ का एक हुआ था वार्सा पैक्ट, वार्सा पैक्ट, क्योंकि उसको भी अब ऐसा आभास हुआ कि मुझे भी जो है एक सैन्य गति विधि के माध्यम से अपने आप को सुरक्षा या अपना एक बहुत ऊंचा महत्व प्रदान करना चाहिए। तो वार्सा पैक्ट का गठन हुआ था 1955 के अंदर। अब उसके बाद आता है शीत युद्ध के दौरान जो परमाणु संधियां थी। तो शीत युद्ध के दौरान परमाणु संधियां, देखो परमाणु संधि का अर्थ ये होता है कि कोई भी एक जो एक वैचारिक मतभेद है या फिर अगर शक्ति मजबूती की हम बात करते हैं तो वहां पर हमारी एक जो पावर उभर कर आती है, पावर की बात करते हैं। पावर का मतलब यही है कि कैसे हम अपने अपने आप को कैसे मजबूत कर सकते हैं ताकि हमें जो कोई भी किसी माध्यम से नीचे गिरा ना सके। तो प्रमुख यहाँ पे जो हम पावर की बात कर रहे हैं वो प्रमुख पावर यहाँ पर जो थी ये शस्त्रों की होड़ को ही माना जाता है शीत युद्ध। शस्त्र ज्यादा इकट्ठा कर लो, परंतु इकट्ठा कर लो उसके बाद उनको छोड़ दिया जाए, जंग लग रही है उनके ऊपर, तो पावर थोड़ी होती है। ये तो सिर्फ मजबूती तुमने बना रखी है कि पीछे से कि हाँ हमारी बैकबोन मजबूत है, उसके बाद जब आगे भविष्य के अंदर इनकी जरूरत पड़ेगी तो उनका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उनमें से कुछ ट्रीटी की गई थी, वहां पे जो परमाणु संधियां हुई थी, अर्थात परमाणु संधि का ये आधार था कि परमाणु शस्त्रों का इस्तेमाल ना किया जाए ज्यादा। तो ये भी आगे हम डिस्कस करें। कुछ है यहाँ पर वो प्रमुख जो है ट्रीटी हुई थी, उन सब के नाम लिख देता हूं मैं यहाँ पर। जैसे वो है एनपीटी, सीटीबीटी और ये एनपीटी और सीटीबीटी और सॉल्ट, ये प्रमुख संधियां हुई थी, इनको डिस्कस करते हैं आगे हम। फिर यहाँ पर जो है अगला पॉइंट हमारा आता है कि गुट निरपेक्षता की नीति जो है क्या है। जो हमारे चैप्टर का एक जो स्पेसिफिक जो नए एक मेन कंटेंट के अंदर जो हमारे चैप्टर का नाम में ही जोड़ दिया गुट निरपेक्षता आंदोलन। इसके अंदर गुट निरपेक्षता का अर्थ ये होता है कि देखो उस समय पर जैसे मैंने पहले बताया आपको कि 1945 जब शीत युद्ध की शुरुआत माना जाता है तब उसी के समय काल के दौरान ही कुछ नए देशों ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित किया था या फिर उन्हें जो है उपनिवेशीकरण से मुक्ति मिली थी। तो उनके अंदर जैसे एशिया के अंदर प्रमुख देश, उसके अंदर हमारा भी एक देश आता है भारत, हम भी उस टाइम पर हुए। तो हमारा देश आजाद हुआ 1947। हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री बने पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब उन्होंने ये देखा कि जब नया देश कोई भी आजाद होता है तो उसको प्रमुख चीजों की आवश्यकता पड़ती है। वो प्रमुख चीजें क्या हो सकती है, वो पूंजी की भी आवश्यकता पड़ेगी और साम्यवाद की भी आवश्यकता पड़ेगी। मैं साम्यवाद के ऊपर एक बार जो है अगली बार में कभी भी कमेंट बॉक्स में डालना आप लोग, तो मैं आपके इसको एक नया लेक्चर अटेंड या फिर नया लेक्चर जो है मैं इसको तय कर दूंगा। अब यहाँ पर जो है पूंजी और साम्यवाद, अर्थात पूंजी पैसे की जरूरत पड़ेगी और यहाँ पे कृषि व्यवस्था और औद्योगिकरण की भी जरूरत पड़ेगी। इस कारण से फिर ये देखा गया कि कैसे मतलब कि हमें दोनों चीज की जरूरत है, और अगर हम या तो पूंजीवादी व्यवस्था में शामिल होते हैं तो हमें साम्यवादी व्यवस्था नहीं देगा अपनी, और हम साम्यवाद में शामिल होते हैं तो हमें पूंजीवादी अपनी व्यवस्था नहीं देगा। इस कारण से हम इन दोनों से अलग रहते हुए एक अपना अलग गुट बना लेते हैं। उसी गुट का नाम हुआ गुट निरपेक्षता की नीति। और ये जो गुट था ये सबसे अलग रहते हुए इन दोनों से सहायता प्राप्त करता रहा, पैसे की भी और जो बाकी इनकी जरूरतें हैं उनकी भी। अब आगे चलते हैं। फिर तटस्थता, प्रासंगिकता और उसकी उपयोगिता क्या है। अभी छोटा छोटा एक लाइन के अंदर बताता हूँ क्या है तटस्थता। तटस्थता का मतलब जैसे ये है कि किसी भी प्रकार का जैसे कोई युद्ध होता है, ये युद्ध हो भी रहा हो तो इसके अंदर तटस्थता का मतलब ये होता है कि उससे कोई मतलब नहीं है, कि उसके अंदर तटस्थता में कोई रोल नहीं होता है। और गुट निरपेक्षता का मतलब क्या होता है कि किसी भी इस प्रकार के युद्धों से रुकावट करना, कि कोई भी युद्ध जो है जो विश्व शांति के आधार पर खतरा बन सकता है उन सभी युद्धों से उनको मुक्ति दिलाना या फिर उसको खत्म ही करना पूर्ण रूप से। तो ये, और इसकी प्रासंगिकता जैसे कि ये माना जाता है कि आगे हम बताएंगे कि कैसे शीत युद्ध खत्म हुआ,
आगे धीरे धीरे करके कैसे ये जो समय काल जो है 1990 1991 के अंदर कैसे पूर्ण रूप से शीत युद्ध खत्म हो गया, और उसके अंदर प्रासंगिकता का एक महत्व आता है। प्रासंगिकता के महत्व का ये अर्थ है कि अब तो शीत युद्ध खत्म हो गया है, तो अब इसका क्या जरूरत है प्रासंगिकता की। जब शीत युद्ध चल रहा था तब उसकी जरूरत थी, परंतु आज हमें इसकी जरूरत क्यों पड़ रही है, इसलिए इसका महत्व खत्म किया जाना चाहिए। अगला है इसकी उपयोगिता। यस, कि गुट निरपेक्षता की जो नीति है और इसकी उपयोगिता गुट निरपेक्षता की, वो हमें बहुत जरूरी है। कैसे, मैं बताता हूँ इसको कि ये तभी चीजें आपको समझ आएंगी जब गुट निरपेक्षता की नीति आपको पूरी डिटेल में आप जब अगले वीडियो में करोगे तभी आपको ये समझ आएगी। अदरवाइज ये सारी चीजें आप इसको इतनी आसानी से नहीं समझ सकते, और जो सर का बोझ बन के खड़ी हो जाती है, जो 6 नंबर या आगे जो 8 नंबर के क्वेश्चंस कभी बन जाते हैं, इन्हीं में से बन जाते हैं, और सोचने लगते हैं कि आप लोग जस्टिफाई नहीं कर सकते कि इनके अंदर क्या क्या लिखा जाए। एक लाइन 2 लाइन के अंदर आप लोग लिख दोगे, मैं एक अगले वीडियोस के अंदर पूरा एक एक कंटेंट एक एक पॉइंट को मैं इसको जो है स्पेसिफिक तरीके से आपको बताऊंगा, जिससे आपको आंसर लिखने में बहुत आसानी होगी। फिर उसके बाद आता है इसकी उपयोगिता। इसकी उपयोगिता बहुत जरूरी है, क्योंकि इसकी उपयोगिता की वजह से ही विश्व के अंदर आज उपनिवेशीकरण से मुक्ति है। अर्थात जो दूसरे महाशक्तियों ने कमजोर देशों को अपना गुलाम बनाया था, आज इन समय से जो मुक्ति मिली है वो समझो गुट निरपेक्षता के कारण ही मिली है हमें। फिर उसके बाद एक हमारा लास्ट कंटेंट है, ये हमारा है NIEO, नियो। नियो है, इसका मतलब होता है नौ अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था। नौ अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था, तो इसके अंदर जो है क्या है कि जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं, तृतीय दुनिया के जो देश माने जाते हैं वो, अर्थात तृतीय दुनिया देश कौन से होते हैं, जो 9 स्वतंत्रता प्राप्त देश हैं, जो इसी समय काल के अंदर जो आजाद हुए थे, उन्हें कहा जाता है। तो यूएनओ ने क्या किया कि इन सभी को जो है एक अलग से इनके महत्व को दर्शाया वहां पर, और उसके बाद इन सभी को जो है आगे विचारधारा इनकी जो है उनको भी एक महत्व दिया जाने लगा, और बाकी जो ये भी महत्व दिया गया कि ये सभी अपनी एक वैश्विक स्तर पर किस प्रकार से अपनी पकड़ को मजबूत कर सकते हैं, कैसे अपनी व्यवस्था को आगे बढ़ा सकते हैं उनके अंदर, ये सब आगे हम डिटेल में कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू। ये वीडियो हमारा यहीं पे कंप्लीट हो रहा है।